रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, पहला गलत इम्पैक्ट तो ये होता है कि इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू कोलोन कैंसर। इसमें कोई दो राहें है ही नहीं। ये आजकल क्या हो रहा है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आजकल वही मेल बॉडी चौड़ी बनाने के लिए और मसल्स मास गेन करने के लिए जा रहे हैं। सलमान खान बनना चाहता है हर व्यक्ति। तो शाकाहारी लोगों के मन में ये सवाल अक्सर करके कौंधने लगता है कि भैया ये हम तो मांसाहारी हैं नहीं, तो हम प्लांट प्रोटीन से इतना प्रोटीन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल जो स्टाइल आ गई है कि क्या है कि प्रोटीन मोमोज खा लो, है ना, प्रोटीन मैगी खा लो, तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, या फिर वो अपने यहाँ से जो पाउडर्स दे रहे हैं या फिर जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, उसमें भरपूर मात्रा में स्टेरॉइड्स है। तो वो कितना ज़्यादा हार्म करता है हमारे प्रोटीन के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, इसके बारे में आप? सत्तू आप वे छोड़ दो, आप क्रेटाइन छोड़ दो, आप जो सोया प्रोटीन मार्केट में मिल रहा है आप सब छोड़ दो, आप ये सत्तू ही ले लो, आपका प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। जो ब्रोकली आजकल हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, धुआंधार की ब्रोकली को तो ऐसे बना रखा है जैसे जादू का पिटारा है, जादू की छड़ियाँ घुमाई और प्रोटीन ये बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि स्टेरॉइड्स आप भी ले रहे हैं, क्योंकि जिम आप भी जा रहे हैं, तो उसके क्या दोष हो सकते हैं, फर्टिलिटी पर आपके क्या असर पड़ सकता है, मैम से इसलिए बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में जो काफ़ी खास होने वाला है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत होम्योपैथी से डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज जब बात चल रही है हमारे इस बेहतरीन पॉडकास्ट की, तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश की। हमारा देश जो है वो ऐसा देश है जहाँ पर इतने सारे त्यौहार होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जिसे पूरे साल लोग मनाते रहते हैं। और सबसे कॉमन बात पता है क्या होती है? हर धर्म का त्यौहार होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है व्यंजन, लजीज पकवान और मिठाइयाँ। भाई सारी चीज़ें जब आ जाती हैं ना, तो फिर प्रोटीन वाली जो डाइट होती है ना हमारी, वो एक तरफ दरकिनार कर दी जाती है। उस समय हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स चला जाता है। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट का जो टाइटल है, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं, वो है प्रोटीन। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर नेहा के साथ में ये कि प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है? देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा होता है। लगभग अगर एक ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, 20% हमारी जो बॉडी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। हर चीज़, हमारी मांसपेशियाँ, हमारे ऑर्गन्स, हमारे बाल, हमारे नाखून, सब चीज़ों में प्रोटीन होता है। तो जितना अच्छा हम प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छा हमारी बॉडी की मांसपेशियाँ, बाल, नाखून, इनफैक्ट हर इंटरनल ऑर्गन्स भी डेवलप करेगा। तो हमारी अगर डाइट में हम देखें तो एक मेजर कंपोनेंट होता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फैट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कंपोनेंट होता है प्रोटीन। तो एक बैलेंस डाइट हम उसी को कहते हैं जिसमें एक्चुअली प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और फैट्स भी हो। तो प्रोटीन इज़ अ मस्ट इन एवरी डाइट। और हमारे इंडियन डाइट में जैसे आपने पकड़ा, हम लोग कार्ब्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आलू है और ना सारी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड चीज़ें, गेहूँ है, चावल है, सब कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। हमारा ध्यान ऐसे देखा जाए तो प्रोटीन पे थोड़ा कम होता है। और अगर फेस्टिवल्स आ जाए तो सबकी डाइट इधर उधर हो गई। जो पेशेंट्स भी होते हैं वो भी डाइट में थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि थोड़ा सा हलवा खा ले, थोड़ा सा ये बनाए घर पे, एक रसगुल्ला खा ले। तो वो केटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट्स होना चाहिए। सो गाइस, अभी जो डॉक्टर नेहा ने हमें बताया कि एक जो थाली परोसी है ना, जिसमें पूरी आपको मिली, कार्ब्स मिला, फैट मिला, प्रोटीन मिला, तो आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी होता है। अब सवाल दूसरा ये आ जाता है कि जब प्रोटीन की बात आती है, तो डॉक्टर नेहा आपसे ये जानना चाहेंगे, जब प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर दो मिथ भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करें या फिर हम करें एनिमल प्रोटीन की, तो जो एक रेशियो है हमारे देश में वो 50-50% का है। यानी कि जो वेज मटेरियल है वो 50% है, जो नॉन वेज मटेरियल है वो भी 50% है। तो शाकाहारी लोगों के मन में ये सवाल अक्सर करके कौंधने लगता है कि भैया ये हम तो मांसाहारी हैं नहीं, तो हम प्लांट प्रोटीन से इतना प्रोटीन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये शशांक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ी है। और वेजिटेरियंस जितने भी होते हैं ना, उन लोगों को क्योंकि पता नहीं है, वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा खोजते नहीं है कि अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं कौन सा प्रोटीन सोर्स लूँ, बल्कि वो इसी बात में परेशान रहते हैं, अरे मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं, मैं तो चिकन खाता ही नहीं, मेरे को अब प्रोटीन कैसे मिलेगा। तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं ना, एक तरीके की चेन होती है। उस चेन में एक धागा है, धागे में आपने माला पिरोई है, एक एक दाना जो डलता है उसे हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं।
इन टोटल अगर इन सारे दानों का जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं तो हमारी बॉडी में लगभग 1 लाख प्रोटीन से ज़्यादा इतने वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हैं। अब ये अमीनो एसिड्स हमने बांटे हुए हैं ना, इसमें से 9 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना सकता, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, तो इन्हें हम असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। असेंशियल इसीलिए क्योंकि बाहर से लेने पड़ेंगे, वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरे शरीर में बन गया तो वो नॉन एसेंशियल हो गया, मैंने बाहर से गेन किया तो वो असेंशियल अमीनो एसिड है। अब ये जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये फैक्ट है कि ये ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं उनमें अवेलेबल होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज लेकिन अवेलेबल हैं जिनमें आपको सारा असेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेगा। ऐसे खाने को हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन वही है जिसमें आपको ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले। सॉरी, आपको माफ़ कीजिएगा कि बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन जब बात आ रही है प्लांट प्रोटीन की, वेज प्रोटीन की, तो ऐसी क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे ज़्यादा फाइबर मिल सके, ज़्यादा प्रोटीन मिल सके? तो वो भी कुछ थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को, तो उन्हें अच्छा लगेगा। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप जितना ज़्यादा देखो, हमारी जो भारतीय डाइट है ना, आप बहुत साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले चले जाओ, वहाँ पे हम लोग क्या खाते थे? या तो दालें खाते थे, गेहूँ खाते थे, चावल लेते थे और जो सब्जियाँ होती है वो लेते थे। बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है। पहले हमारे इंडिया में उड़द दाल की बहुत खेती हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा खेती होती थी, और क्योंकि सबसे ज़्यादा खाया जाता था उड़द दाल, उसमें यही रीज़न है कि 100 ग्राम के हिसाब से हम देखें तो प्रोटीन कंटेंट उड़द दाल में बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा चना दाल में भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम 100 ग्राम उड़द दाल देखें तो लगभग 25 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। अगर आप 2 अंडे भी खा रहे हो ना, तो 1 अंडा, पूरा अंडा, अंडे के साथ उसका जो यॉक होता है, अंदर का येलो पोर्शन पूरा मिला के लगभग 6 से 7 ग्राम का होता है। 6 से 7, 2 अंडे खाए आपने, टोटल होल एग खाया, तो कितना मिला आपको? 12 से 14 ग्राम। उससे ज़्यादा ही मिल गया ना, 100 ग्राम। हालांकि तो 100 ग्राम हम बनाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, बट 100 ग्राम के हिसाब से देखें तो 25 ग्राम लगभग प्रोटीन होता है उड़द दाल में। और लोग क्योंकि उड़द दाल को लेकर अब मॉडर्न साइंस ने एक नया मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया कि बहुत वाई होती है, गैस बनता है, वो किसी भी खाने से होगा। रखे हुए खाने से खाओगे तो दिक्कत तो होगी। तो उड़द दाल में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है और चना दाल में, ये 2 मैं वेजिटेरियंस के लिए बोलती हूँ। आपने जैसे उड़द दाल की बात करी, तो इसमें मुझे एक बात याद आ गई कि हम अक्सर करके जो उड़द की दाल होती है ना, वो हमारे यहाँ जैसे संक्रांत का फेस्टिवल होता है तो उसमें वो मंगोड़े पकौड़े बन जाते हैं। बारिश जरा सी हो जाती है, बारिश के मौसम में भैया पकौड़े बनवा लो, तो ये भी उड़द की दाल के बनते हैं। तो वो चीज़ आपने मुझे याद दिला दी। तो ये वाकई में उड़द की दाल वाकई में काम की तो है। तो वही हम अगर अपनी इंडियंस की डाइट में बहुत साल पहले जाएंगे ना, अभी की मैं बात नहीं करूँगी, अभी तो सब डिस्टॉर्टेड है, सब मिक्स एंड मैच है, कुछ वेस्टर्न है, कुछ इंडियन है, कुछ मॉडर्न है, तो कुछ भी अभी हमारे पास प्योर नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने जवाब खोजने हैं तो आपको कम से कम 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा और जवाब मिलते चले। एक जो मेरे दिमाग में अक्सर करके ना सवाल घूमता रहता है, हमारे व्यूवर्स के मन में भी डेफिनेटली घूम रहा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय थी। जो ब्रोकली आजकल हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, धुआंधार की ब्रोकली को तो ऐसे बना रखा है जैसे जादू का पिटारा है, जादू की छड़ियाँ घुमाई और प्रोटीन ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि ब्रोकली वाकई में इतना असर करती है? ब्रोकली अगर आप जादू बोल रहे हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें जितना आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो जादू है, पर प्रोटीन मिल जाएगा उतना, ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। अगर हम बात करें कि 1 कप, मैंने 1 सर्विंग लिया, तो 1 कप ब्रोकली में अगर मैं मान के चलूँ तो 2.5 से 5 ग्राम तक का प्रोटीन मिलता है। मतलब अगर मुझे 20 ग्राम प्रोटीन लेना है ब्रोकली से, तो मुझे कम से कम आधा किलो ब्रोकली खानी पड़ेगी। अगर कोई खा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें समझना है कि हम, मेरे को कितने, मैं जी रही हूँ और मुझे पूरे अपने डे में कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। ऐसे हम देखें तो लगभग 0.75 टू 0.8 ग्राम पर केजी हमारे को प्रोटीन चाहिए होता है। मतलब अगर कोई 60 किलो का इंसान है तो उसे 45 से 47 ग्राम्स पर डे प्रोटीन लेना है। ये एकदम बैलेंस्ड है। इससे नीचे लोगे तो भी अच्छा नहीं है और इससे ऊपर लोगे तो भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर वो एक अलग ही डायरेक्शन चली जाती है बॉडी की। तो लगभग मान के चलो कि मेरे को 45 टू 50 का रेशो कंप्लीट करना है। तो अगर आपने आधा किलो ब्रोकली खा ली तो उसमें से आपको 20 ग्राम मिल जाएगा। अच्छा, उसमें क्या है, ब्रोकली आजकल बहुत हाइप्ड है, प्रोटीन से है, चलो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ ब्रोकली लवर्स के लिए कि अगर आप ब्रोकली लेंगे तो उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का कंटेंट बहुत अच्छा है।
अगर मैंने थोड़ा-सा ब्रोकोली खाया, 1 कप ब्रोकोली खाया, तो मेरे को पूरे दिन का ऑलमोस्ट 20% जितना मेरे को विटामिन सी चाहिए, वो मेरा फुलफ़िल हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें मैंगनीज़ होता है, ज़िंक होता है, ये सारे जो छोटे-छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ज़िंक है, मैंगनीज़ है, ये सारे बॉडी रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, फ़ीवर हुआ, तो कुछ-कुछ तो चाहिए ना शरीर को रिपेयरिंग करने में। तो ये सारी उन सब केसेस में बहुत अच्छा है, जहाँ पे बॉडी की रिपेयरिंग होनी है, जहाँ पे आपको बॉडी को एनर्जी देनी है, वहाँ पे बहुत अच्छा है ब्रोकोली। तो व्यूवर्स सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे भाई, ब्रोकली के बारे में जो चमत्कार दिखाए जाते हैं इतने चमत्कार नहीं है, और आधा किलो ब्रोकली तो भाई कोई भी नहीं खा सकता, मैं खुद भी नहीं खा सकता। तो अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल ये है मैम कि जब एनिमल प्रोटीन की बात होती है तो बहुत सारे लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या तो वो उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। तो एक लिमिटेड कंपाउंड कितना होना चाहिए किसी चीज़ को लेने का, या फिर क्यों वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। देखिए, नॉन-वेज जो डाइट है मैं मानती हूँ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ जो आजकल दुनिया में चल रहा है कि नॉन-वेज से अच्छा कुछ नहीं है। नॉन-वेज से तो मज़ेदार प्रोटीन कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं मेडिकली इस बात को सपोर्ट नहीं करती हूँ, और जितनी हमारी मेडिकल रिसर्च है, वो भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन डाइट एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इसके बारे में भी हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि नॉनवेज क्यों लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आपने नॉनवेज कोई भी डिश बनाई, अगर आपने उसको उबाल के बनाया, या मान लो नॉर्मल सब्ज़ी की भी तरह बनाया, जिसमें आपने घी ज़्यादा नहीं डाला, एज़ इन तेल ज़्यादा नहीं डाला और स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डाले, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर हम लोग नॉनवेज कैसे खाते हैं? या तो बारबेक्यू में जाके खाना है, या तो कैंपिंग करते वक्त खाना है। बॉनफायर हो रही है, उसी में डाल दिया हमने अपना सीख ना, तो वो एक्चुअली आपकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको जला देती है। बहुत ज़्यादा नॉनवेज को डीप फ्राई करना या फिर उसको रोस्ट करके बारबेक्यू की तरह बनाना, वो इंसान के लिए हेल्दी नहीं होता है। वो पचाने में इंसान को थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ना, मैंने खाया, मेरे पेट के रास्ते तक पहुंचा, मेरा जो गट का जो बैक्टीरिया होता है ना, मेरी आंतों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अच्छे बैक्टीरिया, वो डर जाते हैं, वो तो छुप गए कहीं जाके, और जो बेकार बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उनके बढ़ने की वजह से एसिडिटी होती है और डाइजेशन इश्यूज़ आते हैं, और आपको एब्जॉर्प्शन में मुश्किल आती है। पर अगर आपने सही बनाया है, सही तरीके से बनाया, कुक किया, वेल कुक, लो फ्लेम में, मतलब धीमी आंच में, धीरे 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 कढ़ाई में पकाया हुआ नॉनवेज सबसे अच्छा, सबसे हेल्दी होता है, एंड आई एम श्योर ये पचाने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये भी है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। हम जब चिकन खा रहे हैं, हमने देखा भाई आज तो इतना मज़ेदार, एकदम लबेदार और एकदम मसालेदार चिकन आ गया है, और अब आपके कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आपकी जो क्वांटिटी है ना खाने की, वो इतनी है, लेकिन उस समय आप देखते नहीं, ओवर द लिमिट आप खा लेते हैं। तो कहीं न कहीं वो भी रोल है इसका। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चिकन खाते वक्त ना 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर चिकन या मटन, हम किसी भी तरीके के मीट की हम बात करें, अगर 100 ग्राम चिकन आपने खाया, तो लगभग आपको 28 ग्राम, मान के चलो 28 टू 29 ग्राम आपको प्रोटीन मिला। उसमें भी अगर लीन खाया, जैसे चिकन ब्रेस्ट है, तो उसमें आपको लगभग 32 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब मेरी तो डेली रिक्वायरमेंट 40 ग्राम की है ना, 45 ग्राम्स की है। उसमें से मैं 100 से अगर 200 ग्राम खाती हूँ, तब तो मेरे लिए ठीक है। अगर कोई जिम करता है या कोई ऐसी लाइफ़स्टाइल जीता है जहाँ उसे प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे जो लोग जिम करते हैं, या जो लोग सपोज़ मान के चलो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट हो गया, या और कोई डिसऑर्डर है, या हम मान के चले कि आर्मी वाले लोग हैं, कितना लेबर करते हैं ना हमारी आर्मी। कभी एकदम आपने देखा होगा एक्सट्रीम वेदर्स में रहती है, इतना ठंडा है वहाँ पे, ऐसी-ऐसी सिचुएशंस में, जो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती है, वहाँ पे आप प्रोटीन, अगर आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे 1.5 डेढ़ गुना ले लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, प्रोटीन खाने के बाद मैं अपने पेशेंट्स को बोलूँगी उसे पचा ज़रूर लो। रात को तो बिल्कुल इतना चिकन मत खा के सो। लंच में लो, अच्छे से फुल डाइट लो आप, उसके साथ राइस लेना चाहते हो, सैलड लेना चाहते हो, सब कुछ लो। बट देन क्योंकि आपने लंच किया 1 बजे, उसके बाद हम डिनर करते हैं सीधा 7:30-8 बजे, तो एक लंबा गैप होता है। तो डाइजेशन का समय मिलना चाहिए चिकन को।
तो भाई मैं तो हूँ वेजिटेरियन, तो मेरा तो इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी वाली बात है कि अब आपको कितना अमाउंट में कितनी चीज़ों को लेना है, इसको आप समझ गए होंगे, और आप दिल लगा के, मन लगा के, जो भी लगा के आप खाते हैं, धुआंधार खाइए, लेकिन एक सेलेक्टिव अमाउंट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज अभी हमने नॉन वेज मटेरियल के पॉजिटिव कमेंट्स को तो जान लिया, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट का होना भी ज़रूरी होता है हर किसी की लाइफ में, हर किसी टॉपिक पे यार। तो पहले अब जान लेते हैं नॉन वेज के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो बताइए डॉक्टर नेहा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जो भी ओपिनियन दूंगी, मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल साइंटिफिक बेस्ड फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हम पर्सनल नहीं जाएंगे और हम कोशिश करेंगे किसी भी कम्युनिटी को सपोर्ट या ऐसा कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली साइंस क्या कहती है उस पर जाएंगे। और यहाँ पे ना मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जितने लोग जिम करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज को सपोर्ट करते हैं वो थोड़े निराश हो जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है सबके सामने सच लाना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जिसने जो बोल दिया, हमारी इंडियन पॉपुलेशन उसी को बिलीव करने लगती है। तो कमिंग बैक टू साइंटिफिक स्टडीज़ कि साइंस क्या कहता है, एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें हमने ये देखा कि ऐसी पॉपुलेशन जो नॉनवेज खाती है और जो ज़्यादा नॉनवेज खाती है, उसमें चाहे रेड मीट हो, चाहे वाइट मीट हो, चाहे फ़िश हो, और ऐसी पॉपुलेशन जो कि बिल्कुल प्लांट बेस्ड है, मेडिटेरेनियन डाइट हम उसको कहते हैं। ऐसे लोग जो डेयरी लेते हैं और वेजिटेरियन डाइट लेते हैं और थोड़ा बहुत फ़िश ले लेते हैं, ऐसी डाइट को हम मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमने ये देखा, रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, पहला गलत इम्पैक्ट तो ये होता है कि इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू कोलोन कैंसर। इसमें कोई दो राहें है ही नहीं, ये एकदम क्लियर कट अवेलेबल है। आप कहीं भी किसी भी रिसर्च में इसको पढ़ सकते हो। इससे एक्चुअली क्या होता है, TMO करके एक केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज़ कर होता है। वो आपकी आंतों की जो अंदर की लाइनिंग होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से आपको घाव होने के चांसेस रहते हैं, है ना। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, कोलोन कैंसर के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आप रेड मीट बहुत खाते हो या ऐसा मीट खाते हो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फैट्स कंज्यूम करते हो, डीप फ्राई किया है या रेड मीट खाया है, तो ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ती है। जहाँ चिकनाई है वहाँ आपके दिल को परेशानी हो गई, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हार्ट अटैक वगैरह के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब एक और ना मैं विषय पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं या उस बात को पकड़ते ही नहीं हैं। लोगों ने ये तो कहा कि चिकन खाना है, अच्छा प्रोटीन मिलेगा, पर आप ये तो देखो ना, जो चिकन आप खा रहे हो वो किस क्वालिटी का है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्वालिटी मैटर करता है। बहुत मैटर करती है। आप ये देखो कि आज जो चिकन जितना भी बड़े बड़े सेंटर्स में अवेलेबल है, ईटिंग आउट जिसे हम बोलते हैं, यहाँ खा लिया वहाँ खा लिया, वो जो चिकन है सारा का सारा हार्मोनली इंजेक्टेड है। उसमें से कोई चिकन नहीं है जो नेचुरली सनलाइट के नीचे, है ना, ग्रास पे ग्रेस कर रही है, मतलब घास फूस खा रही है। सब एक बंद कमरे में पैक्ड हैं, उन्हें सज़ा मिल रही है, वो पे इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो कितना, एक तो कितना हार्मफुल है। वो इंजेक्शंस जो होते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन्स होते हैं। वही टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन दिया ताकि उसकी मांसपेशियाँ मोटी हो, बड़ी हो, वही हमने काटा, वही हमने खा लिया। अब कुकिंग में तो हम जर्म्स को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को डिस्ट्रॉय थोड़ी कर सकते हैं कुकिंग से। इसीलिए जब हम वो खाते हैं ना, तो मेल्स में भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज, सिमिलरली फीमेल्स में भी ईस्ट्रोजन या फिर हम कहें हार्मोनल इम्बैलेंसेस के ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको चिकन खाना है, मटन खाना है, तो जो एनिमल्स एकदम नेचुरल सनलाइट में, है ना, घास पे घूमते हैं, घास खाते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, वो तो आप ज़रूर खाइए, बहुत हेल्दी है। पर जितना भी ये फैक्ट्री में बन रहा है मीट और जितना भी पैकेटेड अवेलेबल है, ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ओबेसिटी आजकल आप देख रहे हैं, मोटापा बहुत बढ़ रहा है। मोटापा और अर्बन सिटीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, इनफर्टिलिटी इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम। तो इससे दूर रहना है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो, बिल्कुल खाइए, बट जितना अच्छा, आप वो मीट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। तो गाइज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पर आपको खाना है, ऐसा नहीं है कि भाई खाना बंद कर दो, खाइएगा, लेकिन हाइजीन यहाँ पर मैटर करता है। तो हाइजीन का ख्याल रखना है कि कहाँ से आप ले रहे हैं, ये मैटर करता है कि चीज़ें वहाँ पर ठीक हैं या नहीं है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो मैम अब सवाल ये आ जाता है, जब आपने लास्ट में फर्टिलिटी का इशू उठाया, तो मेरे को एक सवाल, सबसे पहले हम इस बात की भी शुरुआत करें तो उससे पहले एक पहले ले लेते हैं और सवाल कि आजकल क्या हो रहा है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए। आजकल वही मेल बॉडी चौड़ी बनाने के लिए और मसल्स मास गेन करने के लिए जा रहे हैं। सलमान खान बनना चाहता है हर व्यक्ति, है ना। आजकल ये चल रहा है, मेंस में ये चल रहा है कि भैया डोले शोले बना लो और चलो दिखाओ अपना जलवा। तो हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, जिम वाले क्या करा रहे हैं भैया, मोमोज वाले भी आजकल जो स्टाइल आ गई है कि क्या है कि प्रोटीन मोमोज खा लो, है ना, प्रोटीन मैगी खा लो। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, या फिर वो अपने यहाँ से जो पाउडर्स दे रहे हैं या फिर जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, उसमें भरपूर मात्रा में स्टेरॉइड्स है। तो वो कितना ज़्यादा हार्म करता है हमारे प्रोटीन के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, इसके बारे में आप बताइए। हमारी जो पॉपुलेशन है ना, इनफैक्ट हमारे ह्यूमन ब्रेन का है, जो ट्रेंडी है, जो दिख रहा है, जो जिसके साथ मतलब मज़ा आ रहा है, वो ही अच्छा है। हर समय एक दौर आता है, एक दौर आया था, अभी आएगा, आप देखना आने वाले 50 सालों में ये दौर आएगा जब हेल्दी कंसिडर किया जाएगा वो जो लीन एंड थिन होगा, ना कि बिल्कुल मस्कुलर और बल्की। और शायद मुझे लगता है मेरे पॉडकास्ट से जिम वाले लोग तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा दिखता है, इतनी बॉडी है, इतनी मसल है मेरा, बट ये ज़रूरी नहीं है वो हेल्दी है। हेल्दी आप कितने हो ये तो आपके ब्लड पैरामीटर्स ही बताएंगे और आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स ही बताएंगी। अच्छा, अब हम उस सवाल पे वापस आते हैं कि क्या किस टाइप के प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, किस टाइप के स्टेरॉइड्स बिल्कुल है ना बिल्कुल, वो जानना आजकल दिए ज़रूरी जा है। रहे हाँ हैं। बिल्कुल, देखो एक तरीके का प्रोटीन सप्लीमेंट है, एक वे प्रोटीन मिलता है। वे प्रोटीन क्या होता है कि जो हम दूध लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें से हमने जब दही बना लिया, दही बनाने के बाद जो पानी छोड़ गया, जो दूध रह गया, उसको वे बोलते हैं जो भाषा देसी भाषा में बोला जाता है फट्टा। करेक्ट। और देखो यहाँ पे भी लोग प्रोटीन पाउडर बॉक्स में खरीद के खाना चाहते हैं, बट यही चीज़ घर पे अवेलेबल है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट इज़ मार्केट में अवेलेबल है, वो सब चीज़ें घर पे अवेलेबल है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रेजर्वेटिव्स के, सब चीज़ें घर पे मिलेगी। पर हम अट्रैक्ट ही मार्केट वाली चीज़ों को लेकर होते हैं। ये तो ना हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जो हम पहले खाते थे, मैंने वही ना 1000 साल पहले जाओगे, सब चीज़ें दे दिया करते थे। आपको याद है, उसको आटे में गूँथ लिया, उसी पानी को आटे में गूँथ लेते थे, उसी पानी की मिठाइयाँ भी बनती थी। तो कार्ब्स तो मिले लेकिन प्रोटीन गया नहीं। तो वे बेसिकली वही होता है। अब वे 2-3 तरीके से अवेलेबल है मार्केट में। एक स्कूप में, है ना, एक स्कूप में लगभग 5 ग्राम होता है। वो हर ब्रांड टू ब्रांड डिफ़र करता है, बट लगभग मान के चलें। अगर आप 1 स्कूप ले रहे हो दैट इज़ ओके, बट जो लोग ज़्यादा लेते हैं, 15 ग्राम, 20 ग्राम एक दिन में ले लेते हैं, वो बहुत हार्मफुल है। आपकी बॉडी इतना डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगी। जब आप जिम करते हैं तो हर दिन आप ये सोचते हैं कि अगले दिन जाऊँगा ना, आज 5 किलो उठाया, कल 6 किलो वेट उठाना है ना? बड़ा फ़ैशन हो गया है, मैंने आज बेंच प्रेस मारी है, मैंने आज 15 किलो वेट। देयर आर इंजरीज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लोगों की रीढ़ की हड्डियाँ टूट रही हैं इस चीज़ में। और एक चीज़ और होती है, जो वेट लिफ्टिंग की है और हैवी वेट उठाने के बाद में आज ही देखिए आओ भैया इतने डोले निकल आए, कितने नहीं निकले। हाँ, आज ही सेंटीमीटर से उसको नापना है। तो एक बार एक केस आया था हमारे पास, उसके जो पेक्टोरल, ये जो मांसपेशियाँ होती है ना, हेवी लिफ्टिंग से मांसपेशियाँ अंदर की फट गई थी, रप्चर कर गई थी, तो इंटरनल पूरा ब्लीड हो गया था। तो ये एक्चुअली नेचुरल फिनोमेना नहीं है, इतना वज़न उठाना कोई नेचुरल बात थोड़ी है, तो फैंसी है, बट इट इज़ नॉट नेचुरल। तो नेचुरल नहीं है। वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने शौक के लिए ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि आजकल काफ़ी रिसर्च हो रही है, रिसर्च में ये पाया गया है कि इनका कोई बहुत ख़ासा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी के बॉर्डर लाइन पे हैं, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, तो ये नुकसानदायक हो सकती हैं। तो वही, अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, कोई सप्लीमेंट लेना है, तो एक डॉक्टर का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। एक और तरीके का अवेलेबल है, होता है मार्केट में सप्लीमेंट, जिसे क्रेटिन बोलते हैं। वो बेसिकली फैक्ट्री में बनाया जाता है, 2 कंपाउंड्स को मिला के एक फैक्ट्री में कैटालाइज़र में बनाया जाता है, उससे मिलता है आपका क्रेटाइन। अब ये बॉडी में जाता है और ये डाइजेस्ट होके क्रिएटिनाइन बनता है। क्रिएटिनाइन वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी किडनी पेशाब के रास्ते फ्लश आउट कर देती है। अब ये आइडियली ऐसा बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है अगर आप लिमिटेड और मॉडरेट क्वांटिटी में ले रहे हो। लेकिन वही, अगर आपको किडनी से कोई भी बीमारी है,
चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हो, चाहे स्टोन हो, चाहे आपको पास हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। इनके अलावा आजकल स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लेते हैं। वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट इंजेक्शंस ना, आप में जैसे मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग योर मसल्स द टोन दे हैव। मांसपेशियों में जो टोनिसिटी आती है वो उस हार्मोन की वजह से आती है। तो वो टोन लाने के लिए वो स्टेरॉइडल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बट उसका आपकी बॉडी पे बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। अब ये मान के चलो कि आपने हार्मोन तो लिया, आप दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग सकते हो, लेकिन आपका लिवर, आपका किडनी सब मतलब कॉम्प्रोमाइज़ इंटरनली करते आप हैं। पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुके हो। हाँ। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ट्रू। हर ऑर्गन अब उसको उसकी टॉक्सिसिटी को हटाने की कोशिश करता है। तो जब कोई भी ऑर्गन ओवरवर्क करेगा या उसको उसकी नीड के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलेगी, तो वो धीरे-धीरे ऑर्गन काम छोड़ने लगता है अपना। मैम अभी जैसे आप बात कर रहे थे देसी प्रोटीन के बारे में, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था और याद भी कुछ आ गया। एक मेरे नाना जी का डायलॉग था, एक सत्तू करके एक चीज़ आती है जो आप जानते हो तो सत्तू का उनका डायलॉग होता था। हम जब छोटे छोटे थे, हम घर पे अपने मम्मी के साथ, ताई के साथ, चाची के साथ, सबके साथ जाते थे, तो वो बोलते थे सत्तू मन भत्तू, यानी कि सत्तू उनके मन को इतना भाता था वो सबको खिलाते थे। वो कहते इसे खा लो तुम बिल्कुल लाल सुर्ख पड़ जाओगे। तो उस सत्तू में भी इतना प्रोटीन होता था। बिल्कुल, ये तो ना, यही बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है। सत्तू, आप वे छोड़ दो, आप क्रेटाइन छोड़ दो, आप जो सोया प्रोटीन मार्केट में मिल रहा है आप सब छोड़ दो, आप ये सत्तू ही ले लो, आपका प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, देखो हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता ना इतने महंगे-महंगे प्रोटीन पाउडर्स खरीदने का। तो बहुत सारे लोग उस सत्तू से ही अपना नेचुरल घर में प्रोटीन पाउडर बना लेते हैं और बहुत अच्छा बनता है। सत्तू बेसिकली चना होता है, चने को पीस दिया जाता है, उसमें गेहूँ डाल दो। अगर आपको उसको आयरन की पूर्ति करनी है तो थोड़ा-सा बाजरा डाल दो, थोड़ा बार्ले का मिक्सचर डाल दो, मिलेट होता है एक तरीके का, वो भी डाल दो। तो उसमें जितना-जितना डालते जाओगे उतना-उतना उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बेसिकली जो है, जो वो होता है वो चने का बनता है। अगर आपने लगभग मान के चलो कि 1 ग्लास उसका आप जूस भी बना सकते हो, उसको पराठे में फिल भी कर सकते हो, बड़े सारे तरीके से और बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। अब उसी में आप मटर पीस के डाल दो, आपका कंप्लीट प्रोटीन हो गया। उसी में थोड़ा-सा सोया चंक डाल दो पीस के, उससे अच्छा प्रोटीन आपको मिल ही नहीं सकता, सब फेल है उसके आगे। लेकिन सत्तू एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। आयरन, ज़िंक और कैल्शियम तीनों ही चीज़ें उसमें भरपूर होती हैं। जैसे अभी हमने यूनिसेक्स सैलून देखे हैं, कई सारे जगह-जगह खुले हुए हैं। अब जिम का भी एक ट्रेंड आ गया है कि जिसमें महिलाएँ भी बिल्कुल पुरुषों के मुकाबले बराबर खड़ी हुई हैं। वो भी भैया आ जाओ चलो मैदान में और हम भी करेंगे जिम। तो दोनों के साथ में वही चीज़ है कि दोनों को स्टेरॉइड्स लेना है। दोनों को वो मटेरियल जो मिल रहा है वहाँ से जो भी सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं फर्टिलिटी इससे इफ़ेक्ट होती है। देखिए, अगर मेन एंड वुमेन, भगवान ने औरतों को और पुरुषों को अलग शरीर, अलग दिमाग, इनफैक्ट अगर मैं हर एक बॉडी ऑर्गन भी लूँगी ना तो दोनों का साइज़ अलग है, कुछ भी बराबर नहीं है। इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में, यानी कि अगर मैं समाज में आगे निकल रही हूँ तो आपको और मुझे बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 20 किलो का वज़न उठाओ तो मैंने भी 20 ही किलो का उठाना है। गाइस हम बिल्कुल भी विरोधाभास में नहीं है, उसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, आप बराबर कदम से कदम मिलाइए। और महिलाएं तो आजकल जाने कहाँ से कहाँ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात इसलिए ये उठाई गई क्योंकि स्टेरॉइड्स आप भी ले रहे हैं, क्योंकि जिम आप भी जा रहे हैं, तो उसके क्या दोष हो सकते हैं, फर्टिलिटी पर आपके क्या असर पड़ सकता है, मैम से इसीलिए बात हो रही है। तो डॉक्टर नेहा उसी को कंटिन्यू कर रही हैं, तो इसलिए दिल से ना लगाएं। अब इसी बात को कंटिन्यू करने के लिए ना मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक कपल आते थे, ठीक है? मेल और फीमेल दोनों को ही प्रॉब्लम्स थी। फीमेल के भी हार्मोन बैलेंस्ड नहीं थे, तो उनकी रेगुलर साइकिल्स नहीं आती थी हर हफ्ते। ओव्यूलेशन, ये कहने का मतलब है कि अंदर का सारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, हिला हुआ था। मेन भी जिम करते थे, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ भी था। तो जो इनफर्टिलिटी थी वो मेन और वुमेन दोनों से आ रही थी। अब मैं यहीं पे ये बात को रेज़ करना चाहती हूँ कि अगर हम सेम चीज़ करते हैं ना तो इफ़ेक्ट दोनों में बराबर नहीं होता। मेन ने क्या किया, सप्लीमेंट खा लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन फीमेल को देखो ना, उसने हर महीने कई इंजेक्शंस लगवाते थे वो, कई सारे इंजेक्शंस लगवाते थे। पहले तो हर साइकिल को करेक्ट करना, हर साइकिल में ओव्यूलेशन हो उसके लिए इंजेक्शंस,
अगर उनका किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट होता है, आईयूआई होगा या आईवीएफ भी होगा, तो किसको इंजेक्शन लगेंगे? मेल को तो नहीं लगेंगे ना। सारे इंजेक्शंस फीमेल को लगने हैं, फिर कंसेप्शन भी फीमेल ने करना है, उसके बाद बॉडी भी उसी, प्रेगनेंसी भी वही झेलेगी 9 महीना, उसके बाद डिलीवरी भी फीमेल करेगी। सारा सिस्टम तो फीमेल का खराब हुआ महिलाएं ना। बहुत मजबूत मानी जाती हैं इसीलिए। करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। और मजबूती में महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी, मजबूती मसल बिल्डिंग से नहीं आती है। आप सेल्फ डिफेंस सीखिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अदरवाइज रन कर सकते हो, आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करो, वो इतनी अच्छी है आपके दिल के लिए, आपके लिवर के लिए। सारा ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा इंप्रूव करती है। कार्डियो से तो बेहतर एक्सरसाइजेज नहीं है। कार्डियो से मसल नहीं बिल्ड होगी, लेकिन कार्डियो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। तो अगर आप जिम करना भी चाहते हो, बॉडी टोन रखना चाहते हो, नेचुरल खाना खाओ, नेचुरल प्रोटीन लो, और साथ ही साथ उतना ही करो जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। स्टेरॉइड्स ले लेके अपने शरीर के साथ कष्ट मत दो अपने शरीर को। तो भाई जिम कीजिए, धुआंधार कीजिए, लेकिन स्टेरॉइड्स का थोड़ा सा कम सेवन कीजिए, और देसी नुस्खे जो मैम ने बताए हैं ना, और मैंने भी आपसे जो बात की है सत्तू को लेकर, उसको अपने प्रोटीन शेक में मिलाइए और फिर देखिए कमाल क्या होता है। तो डॉक्टर नेहा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और वो सवाल बहुत कॉमन हो गया है आजकल, और वो है भाई शराब का। अल्कोहल तो लाइफ में ऐसे हो गई है जैसे कि हर व्यक्ति अल्कोहल ही लेना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग तो इसके एडिक्शन में हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं भैया, कंपटीशन में तू पी रहा है तो मैं भी पीऊँगा, तो वो जो 1 बोतल पी रहा है तो वो 2 बोतल उसके सामने पी रहा है। तो अल्कोहल का कंज़म्पशन जितना हो रहा है हमारे शरीर में, वो कितना प्रोटीन के लिए मतलब दिक्कतें पैदा कर रहा है, लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। तो आप इसके बारे में कुछ समझाइए। अल्कोहल में ना क्या होता है कि मैं अगर इंसान हूँ और मैं अल्कोहल नहीं पीती और मैं एक ऐसी पार्टी में चली गई, तो लोग मुझे ऐसा महसूस कराएंगे ना कि मैं तो कितनी पुराने ज़माने की हूँ, कि मेरे को तो एंजॉय करना ही नहीं आता। लोगों को एक्चुअली अल्कोहल के बिना एंजॉय करना नहीं आता। अच्छा, अगर मैं, किसी ने मेरे को प्रेशराइज़ किया, मैंने अल्कोहल नहीं पी, तो वो तो मेरे को कंक्लूड कर देगा तुम तो हमारे दोस्त ही नहीं हो। अरे अगर दोस्त नहीं हैं तो आप मेरे लिए पीना छोड़ दो ना, मैं क्यों आपके लिए पीना सीखूं? और अगर आप दोस्त भी हो, मान लो प्रेशराइज, मैं यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि एक तो बहुत कम लोग बचे जो पीते नहीं है, तो जो नहीं पीते ना, लेट देम लिव लाइक दे वांट टू। उनको प्रेशराइज नहीं करो अल्कोहल के लिए, और अपने दोस्तों के लिए पीना सिखाने की बजाय पीना छोड़ दो। तो ये मेरे को इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है। रही बात अल्कोहल की, आपको पता है वही होता है ना शैतानी हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। हमारा शरीर भी ऐसे होता है, अच्छी चीज़ खाएंगे आंतों तक जाती है, फिर एब्जॉर्ब होती है। अल्कोहल 70% माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब इतना फास्ट एब्जॉर्प्शन। अगर आपने लिया, विद इन 90 सेकेंड्स अल्कोहल इज़ एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम। आपके खून के दौरे में 90 सेकेंड के अंदर पहुंच जाती है अल्कोहल। तो सोचिए कितना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो ब्रेन होता है ना, भगवान ने बड़ा अच्छा हमारा शरीर बनाया है। हर कोई चीज़ जो ब्लड में सर्कुलेट करती है ना, वो जब ब्रेन तक जाती है तो एक चेकलिस्ट होता है, एक बैरियर होता है, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। तो हर कोई भी हार्मफुल चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, सिर्फ अच्छी चीज़, ग्लूकोज जाएगा, वाटर जाएगा, मिनरल्स जाएंगे, जितना हमारे ब्रेन को ज़रूरत है। अल्कोहल एक ऐसी करप्ट चीज़ है ना, जो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस तभी करके वो चली गाना जाती भी है। है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हाँ करेक्ट, इसीलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चली जाती है और इस ब्लड ब्रेन बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एक तो इतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन हुआ, ऊपर से क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच गई, तो इसलिए सारे सिम्टम्स आते हैं इम्पेयरमेंट के। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है सेरिबेलम, उसको हम बोलते हैं। सेरिबेलम का काम होता है आपको स्टेबल करके, सीधा खड़े करके रखना, बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, वहाँ जाती है। इसलिए शराब पीने के बाद इंसान डूल रहा होता है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि वो उसका वो सेंटर इफेक्ट हो चुका होता है। आपका थॉट्स एंड कॉग्निशन दोनों इफेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब आपके सोचने और समझने की क्षमता दोनों ही इफेक्ट हो जाती है शराब में लिए हुए। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हम शराब छोड़ देना हमारा समझ, मेरे को लगता है 99% क्राइम्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ सत्य क्राइम्स, है ये एकदम सत्य है ना, कि आप ये देखो जितने भी क्राइम्स होते हैं 100 में से 99 क्राइम्स में इंसान अल्कोहल के उसमें होता है, इफेक्ट में होता है, और थोड़ी भी नहीं, धुत होता है। जितने भी क्राइम्स आप उठा लो, इट इज़ अंडर द इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद ये ब्रेन तक तो गई, फिर गई आपके लिवर में, वो एब्जॉर्ब होके गई लिवर में। लिवर में अल्कोहल एक कंपाउंड बना देती है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड फाइनली डाइजेस्ट होके बन जाता है
एसीटेट। जो एसिटल्डिहाइड होती है ना, ये है पॉइजन। बेसिक जो ये पाथवे होता है ना, इसमें जो जो ये वाला कंपोनेंट है, ये पॉइजन होता है। ये आपके लिवर को जो काम करना है ना, सब जगह एक बैरियर बना देती है, लिवर को कोई काम ही नहीं करने देती। अगर आपने शराब के साथ कुछ भी खाया है तो वो मान के चलो ज़ीरो हो गया, आपको उसको कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। प्रोटीन खाया वो नहीं मिलेगा, कार्ब्स खाए वो नहीं मिले, कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी आपको शरीर में, जो भी आपने शराब के साथ खाया है तो वो गया। फिर वो जाके अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा शराब पीते हो तो लिवर तो आपको पता ही है, लिवर तो ख़राब हो ही बैंड जाता बच है। जाएगी उसकी बैंड तो। बहुत केसेस होते हैं और लोग एक बार पता है आदी हो जाते हैं ना, तो लोगों को ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मैं तो यही मान के चलती हूँ कि अगर इनिशियल स्टेजेस में आप उसकी लत ही नहीं लगाओ, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। फॉर दैट मैटर मैं भी तो हूँ ना स्ट्रॉन्ग। देयर आर सो मेनी पीपल ड्रिंकिंग और अराउंड मी। लोगों को तो यहाँ बहाना मिल जाता है, जरा सा कोई दिक्कत हुई, अरे पीता हूँ गम भुलाने के लिए, अरे ये कोई बात हुई, और भी चीजें हो सकती है ना। करेक्ट। इंसान को एंजॉय करना है तो शराब पीना है, शादी है तो शराब पीना है, दुख है तो शराब पीना है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो शराब पीना है, घूमने गए हैं तो अरे नशा नहीं किया तो क्या किया। आप नशा करने गए हो वहाँ पे या फिर उस सिनारियो को एंजॉय करने गए हो। तो लोग ये सोचते हैं कि नशे के बिना एंजॉय नहीं हो सकता, रादर नशे के बिना ही एंजॉय होता है। जब वो बात समझ लोगे तो शराब की लत छूट जाएगी। तो गाइस, जितने भी पीने वाले हैं, जितने भी हमारे अल्कोहल वाले लोग हैं, भैया थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि ये आपके प्रोटीन को, आपके शरीर की न्यूट्रिशन को, सब चीज़ों को ख़राब कर रहा है। और पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जूस पीजिए, अनार का पीजिए, लाल हो जाएंगे बिल्कुल सुर्ख एकदम। तो मैम, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, लेकिन अभी ये पॉडकास्ट जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इसका कंक्लूजन नहीं निकल आता। वो कंक्लूजन कैसे निकलेगा? जब आप प्रोटीन पर हमने बात की, तो प्रोटीन का एक सिलेक्टिव अमाउंट, कितना हमें लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, पूरा कंक्लूजिंग डाइट आप पूरा बताइए लास्ट में जाते जाते हमारे व्यूअर्स को, ताकि इन्हें ये ना लगे कि हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि सब लोगों ने इतना डिस्कशन सुना है, पर कंक्लूजन भी लोगों के पास होना चाहिए कि मैं कितना प्रोटीन अपनी वेजिटेरियन सोर्सेज से लूँ और कितना नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से लूँ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉन वेजिटेरियन आपको रोज़ नहीं लेना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। सेकंड, रेड मीट को आप जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। इंडिया में वैसे भी कम ही कल्चर है, बीफ और पोर्क इंडिया में कम ही खाया जाता है, मटन खाया जाता है। अगर आपको नॉनवेज पसंद भी है तो हमने फ़िश के ऊपर कम बात की है, तो यहाँ पे मैं फ़िश बोलना चाहती हूँ कि फ़िश, स्पेशली फ्रेश वाटर फ़िशेज़ जो होती हैं वो बहुत हेल्दी होती है। सैमन और टूना इसमें ज़्यादा मैटर करता है हाँ ना। करेक्ट, ये फ्रेश वाटर फ़िशेज़ होती हैं और ये हेल्दी भी होती है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो आप ये मान के चलो, हम पूरी डाइट को ना 70-30 के रेशो में डिवाइड कर सकते हैं कि 70% आप वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज पे स्टिक करो, 30% आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पे लो। इससे क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी आंतें आपसे खुश रहेंगी। वो बोलेंगी थैंक यू सो मच कि मेरे को इस दुख से बाहर निकाल रहे हो और मेरे ऊपर इतना एग्जर्शन नहीं डाल रहे। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो क्वालिटी ऑफ द मीट, क्वालिटी ऑफ द चिकन एंड क्वालिटी ऑफ द एग, ये सारा इंपॉर्टेंट करता है। जितना ज़्यादा अगर हम एग भी ले तो अगर वो फार्म फेड है ना, नॉर्मली ग्रास गेज करती है, यानी कि सन, ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, धूप में घूमती है और घास खाती है, नेचुरल घास खाती है। अगर इन दोनों के सोर्सेज से अगर आपको एग्स मिल रहे हैं या चिकन मिल रहे हैं तो बहुत हेल्दी है। अब हम आते हैं वेजिटेरियन की तरफ। अगर 70% वेजिटेरियन रखना है तो ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। तो क्योंकि जैसे आप वेजिटेरियन से पूछो ना प्रोटीन सोर्सेज क्या है, पनीर, आगे 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 कुछ याद ही नहीं आता। तो पनीर ऑफ कोर्स इज़ वेरी गुड। 100 ग्राम्स में आपको लगभग 20-25 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन कैसा आप पनीर ले रहे हो, उतना मिल जाता है। उसके अलावा सारी दालें, हमारे इंडियन फैमिलीज़ में रोज़ दालें खाई जाती हैं, आप भी खाओ, ठीक है। तो रोज़ दालें आप ज़रूर खाओ। दालों में भी कोई स्पेसिफिक दाल का कुछ होता है क्या, कि कौन सी देखो, दाल? या सारी दालें अच्छी हैं, किसी में 2 ग्राम कम है, किसी में 2 ग्राम ज़्यादा है। मूंग दाल बहुत अच्छी है। राजमा को सब्जी की तरह आप ना खाकर राजमा को बॉईल करके उसका सैलेड करके खाओ, तो वो आपको एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड राजमा मिला और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा गया। चना को कोई भी फॉर्म, चने से बेसन बनता है, चने से सत्तू बनता लेकिन है। मैम, चने में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डाउट भी होता है कि चना ना, वही सिस्टम आ जाता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम, कुछ लोगों को पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि करेक्ट। चना नहीं डाइजेस्ट होता है। तो चने का सिंपल है, फ्रेश खाओ, अभी बनाया अभी खाओ, फिनिश कर दो, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, अधिकतर लोगों को सूट करेगा। उसके बाद चना हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप चीज़ों को स्प्राउट्स करके खाना शुरू करो। आपको पता है
एक रिसर्च में ये पाया गया था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्प्राउट्स जो है ना, सबसे अच्छी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी स्प्राउट्स में होती है। स्प्राउट से ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी और किसी में होती ही नहीं है। तो एक कटोरी स्प्राउट्स हफ्ते में 4 दिन से 5 दिन ऑल्टरनेट डेज तो ज़रूर खाओ। आपको आपके डाइजेशन अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही चलता रहेगा और भगवान की दुआ से कैंसर नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक किनोवा आता है मार्केट में ना, अब तो क्योंकि सब लोग जानकार हैं, किनोवा बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। एक गेहूं के अलावा ना एक बकव्हीट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कुट्टू बोलते हैं, कुट्टू व्रत जो में भी व्रत खाया में जाता है। फास्टिंग में, करेक्ट हाँ हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। तो कुट्टू में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। तो और उसके अलावा वेजिटेबल्स में हम देखें तो पीज यानी कि मटर में मटर और पनीर अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन है, चिकन से बराबर का। अगर आपने मटर पनीर की सब्जी खा ली ना 2 कटोरी, बस चिकन जितना ही प्रोटीन मिल जाएगा आपको। उसके अलावा प्रोटीन सोर्सेज पीनट्स यानी कि जो मूंगफली होती है उसमें बहुत अच्छा होता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सारी चीज़ें इसी मिक्स एंड मैच से बनती है। वहाँ तो नॉन-वेज वाले तो सिर्फ एक चिकन को ही तो मिक्स एंड मैच करके बना रहे हैं। आपके पास तो वेजिटेरियंस के पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो भैया शाकाहारी लोग भी खुश हो जाइए, क्योंकि मैम ने जो एक लिस्ट लंबी सी दी है ना आपको, ये आपको प्रोटीन से भरपूर देगी, न्यूट्रिशन वैल्यू को आपको बढ़ा देगी। तो गाइज, आज का ये पॉडकास्ट हमारा यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके लिए आपको अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजने पड़ेंगे, क्योंकि हमें आपके विचारों से, अपने सुझावों से, आपकी राय से ही पता चलेगा कि हमारा जो पॉडकास्ट था आपको कितना पसंद आया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इस पॉडकास्ट में आने के लिए डॉक्टर नेहा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शशांक फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो एंड आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बिल्कुल हुए होंगे। थैंक यू।